So hello everyone, welcome back to our YouTube channel Kautilya Law Academy Patna. I am Simple and we are back with a new video in our success story series. So for today's video we have Arvind sir here with us जिन्होंने अपना APO एग्जाम क्वालिफाई किया है जो कि BPSC कंडक्ट करती है. So इससे पहले हम आगे बढ़े, I would like to congratulate him first. So sir, many congratulations to you. थैंक यू सर. ओके सो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका इस लॉ फील्ड में कैसे आना हुआ. लॉ फील्ड में पहले तो मैंने बीपीएससी एग्जीक्यूटिव की तैयारी कर रहा था मैं. उसके बाद मेरे मामा जी जो कि खुद इस फील्ड से थे, वो अभी डिप्टी डायरेक्टर हैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में, तो उनके द्वारा प्रेस करने पे कि नहीं लॉ करना चाहिए, लॉ एक अच्छा फील्ड है, उनके गाइडेंस में मैंने पटना लॉ कॉलेज से लॉ कंप्लीट किया. ओके सो ये एपीओ का टर्निंग पॉइंट कैसे आया? एपीओ को जब मैं सर के यहाँ जस्ट जब लास्ट ईयर में था अपने कॉलेज के, तो सर के यहाँ मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी. उसके बाद मैं जुडिशरी की तैयारी कर रहा था और जुडिशरी की तैयारी करने के बाद ये फर्स्ट वैकेंसी था एपीओ का जो मुझे अपीयर होना था और जिससे मैंने क्वालिफाई किया. ओके सो ये जो स्विच था जुडिशरी की प्रिपरेशन करते करते और फिर एपीओ की वैकेंसी आते उसमें स्विच करना, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं हुई? क्योंकि हमने सुना है कि उसमें कुछ सिलेबस अलग है, इससे कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं. सिलेबस करीब करीब सेम है, कुछ सब्जेक्ट अलग होते हैं लेकिन अल्टीमेटली हमें लॉ ही पढ़ना होता है, तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो और सर का गाइडेंस में और भी आसान हो. ओके सो सर आपने मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करी थी? कुछ अपना प्रिपरेशन जर्नी शेयर करिए. प्रिपरेशन तो जब मैंने लॉ में एडमिशन लिया अपने कॉलेज में, तब तो कॉलेज करने के टाइम से शुरू किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे अपने कॉलेज से बेनिफिट नहीं हुआ. मुझे लॉ की सही समझ सर के पास आने के बाद हुई और मैंने वहाँ से लॉ की प्रिपरेशन को समझा. और सर की कुछ बातें थी, जैसे सर ने एक बार कहा था कि जो लोग जुडिशरी क्वालिफाई कर गए हैं या जो मजिस्ट्रेट है वो ऐसा मत समझिए कि वो बहुत ही ज़्यादा तेज है, वो भी आप में और हम में से ही है. ये बात मुझे हमेशा याद रही और मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते रहे, जिसके कारण से मुझे समझे कि मैं भी कर सकता हूँ. और जब ये मोटिवेशन मुझ में आया तो मैंने तैयारी की और सर के स्टडी मटेरियल जो मुझे मेंस में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, क्योंकि सर के स्टडी मटेरियल में करीब करीब सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया जाता है जो कि आपके पीटी मेंस और इंटरव्यू में भी बहुत काम आते हैं. और मेंस में तो काफ़ी अच्छा रहा मेरे लिए और मैंने उनसे हेल्प लेके और मेंस क्वालिफाई किया था. जी सर, तो हम थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपने जैसे बोला कि आप पहले बीपीएससी की प्रिपरेशन करी, फिर जुडिशरी की करी, देन आपने एपीओ, तो ये सिलेबस समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का उसका सिलेबस जानना और उसको समझना, तब प्रिपरेशन को फोकस करना. इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी चीज है, पढ़ने से ज्यादा जरूरी है सिलेबस को समझना, क्योंकि हम बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत कुछ पढ़ते चले जाते हैं जो कि एग्जाम में वो हमें और अपने सक्सेस से दूर कर देता है. तो यहीं पर कोचिंग का रोल आता है. जब आप किसी एक्सपीरियंस सर के साथ बैठते हैं तो वो आपको टू दी पॉइंट बताते हैं कि कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्या छोड़ना है और कैसे आगे बढ़ना है. तो वो बहुत ज्यादा काम आता है. जो गाइडेंस में आप अगर करेंगे तो सफलता जल्दी मिलेगी. ओके सो और स्टडी मटेरियल पे आपका क्या कहना है कि मतलब किस स्टडी मटेरियल ने आपको हेल्प किया या आपने कैसे प्रिपेयर किया, और जो अपकमिंग कैंडिडेट्स है वो अपना स्टडी मटेरियल कैसे चूज करे, उस पर आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे? सबसे पहली बात है कि स्टडी मटेरियल को अपने को शॉर्ट रखना होता है, कि जितना शॉर्ट रख सके. अगर आप बहुत ज्यादा मेंस के टाइम में स्टडी मटेरियल आपके पास रहेगा और आप सोचोगे कि बहुत ज्यादा हम कवर कर ले, तो ऐसा हो नहीं पाता है. इसलिए अगर आपके मेंस के एग्जाम के पहले इतना शॉर्ट स्टडी मटेरियल हो और टू द पॉइंट है. आंसर के लिए कि टू द पॉइंट होना बहुत जरूरी है. ऐसा नहीं पेज लिमिटेड होते हैं, आपको 4 पेज या 6 पेज में ही बहुत सारे 2 क्वेश्चन या 2.5 क्वेश्चन लिखना होता है, तो वो बहुत जरूरी होता है. और टू द पॉइंट आपके पास नोट्स होगा तो आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है. ओके सर, आपने जैसे पीटी मेंस के बारे में बताया, उसके स्टडी मटेरियल्स के बारे में बताया, तो जो भी स्टूडेंट इसको क्वालिफाई करते हैं उनको अच्छा खासा नॉलेज होता है. तो अब हम बात करेंगे थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में कि जब उनका नॉलेज टेस्ट हो चुका ऑलरेडी, 2 फेजेस क्रॉस करके जब वो इंटरव्यू में पहुंच रहे हैं, तो उनका एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है, तो उस पे आपका क्या कहना है? इंटरव्यू के लिए तो सबसे ज्यादा मॉक टेस्ट देना जो बहुत जरूरी होता है. आप मॉक इंटरव्यू दीजिए, इसमें आपका हेजिटेशन दूर होगा. और इंटरव्यू जो है वो आपका कॉन्फिडेंस का टेस्ट है, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं. जो भी मेंबर होते हैं वो आपको चेक करते हैं कि आप ऑफिसर बनने के लायक हैं या नहीं है, आप में वो क्वालिटी है कि नहीं है. नॉलेज टेस्ट उसका एक पर्पस नहीं होता है. हाँ, एक नॉलेज आपका एक जरिया होता है उस कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए कि आप ऑफिसर बनने के लायक हैं और आप में वो क्वालिटी है. इसलिए नॉलेज भी जरूरी है इंटरव्यू के टाइम में और आपका कॉन्फिडेंस उससे ज्यादा जरूरी है.
जी, तो मतलब कहीं ना कहीं आपको मॉक टेस्ट ने ही बहुत ज्यादा हेल्प किया हाँ, है। मॉक इंटरव्यू ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। बिना मॉक इंटरव्यू के थोड़ी परेशानी बढ़ जाती है, Okay. और आप जितना मॉक इंटरव्यू देंगे तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा। ओके, मतलब कहीं ना कहीं वो फियर खत्म हो वो जाता है फियर जो खत्म आप हो जाता बोर्ड है। के पास जाके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और आप बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हैं। ओके, सो सर आप हमारे कैंडिडेट्स को, जो कि अपकमिंग कैंडिडेट्स हैं, आप उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने साइड से? जी बिल्कुल, जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उसमें लगे रहिए। एक बना लीजिए कि जब तक होगा नहीं उसे छोड़ना नहीं है। जो लगे रहते हैं उनको सफलता जरूर मिलती है। सफलता उन्हीं को नहीं मिलती है जो बीच में छोड़ देते हैं। अगर आप लगे हुए हैं और ट्राई कर रहे हैं, एक बार या 2 बार या 3 बार आप ट्राई करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। Okay, sir, you very well said. So that was all for this video. Thank you, sir, for your presence. Your presence means a lot. And so stay tuned for more such videos. Thank you so much.